हाँ जी, तो लास्ट क्लास में हमने देख लिया था कि एएम मॉड्यूलेशन करते कैसे हैं, ठीक है। उसके जनरेट करने का तरीका क्या होते हैं वो हम सब देख चुके हैं, ठीक है। उसमें दो हमारे तरीके होते थे, एक हमारा होता था कि स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरा स्विचिंग मॉड्यूलेटर है। स्विचिंग मॉड्यूलेटर मैंने असाइनमेंट दे रखा है तो आपको उसे करना है, और स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। अब बात करते हैं डिटेक्शन की, मतलब कि अब रिसीविंग साइड की बात करते हैं। अब रिसीविंग साइड में एएम में से मैसेज कैसे निकाला जाता है, हम इस प्रोसेस को देखेंगे, ठीक है। तो हमें ये पता है कि हाँ, एएम में से मैसेज को हम रख लेते हैं, कैरियर को साइड कर देते हैं, पर ये प्रोसेस होती कैसे है, इसके लिए कौन सा सर्किट इस्तेमाल होता है, अब हम वो देखेंगे। तो अगर मैं सबसे पहले यहाँ पे बात करता हूँ कि इसका प्रोसेस किस तरीके से होने वाला है, किस तरीके से होगा, वो थोड़ा सा एक बार ब्रीफ बता देता हूँ आपको कि हम करने क्या वाले हैं। हमारी जो हेडिंग है वो है डिटेक्शन या फिर डीमॉड्यूलेशन ऑफ एएम वेव। हम डीमॉड्यूलेशन करने वाले हैं, पहले हमने मॉड्यूलेशन किया था, अब हम डीमॉड्यूलेशन करने वाले हैं। तो डीमॉड्यूलेशन के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी, एक डीमॉड्यूलेटर की। तो यहाँ पे मैंने एक ब्लॉक बनाया, डीमॉड्यूलेटर, ये मेरा डीमॉड्यूलेटर है, ठीक है। इसका कुछ ना कुछ इनपुट होगा और कुछ ना कुछ यहाँ से इसका आउटपुट निकलेगा, ठीक है। तो इसका इनपुट क्या होने वाला है, इसका इनपुट होगा एएम वेव। अब रिसीवर की जो साइड है उसमें रिसीवर में जाने के वाला है डीमॉड्यूलेशन वाली या डीमॉड्यूलेटर साइड में, वो जाएगा प्रॉपर एएम वेव। अब एएम वेव में से उसका क्या काम है, उसको सिर्फ कैरियर को हटाना है, मैसेज को आगे भेज देना है, ठीक है। और यहाँ पे जो भी मेरा डेस्टिनेशन होगी उसको वो रिसीवर साइड को मैसेज सुनाई देगा। तो यहाँ से मेरा जो इनपुट आने वाला है वो मेरा इनपुट सिग्नल होगा एएम वेव। इनपुट सिग्नल मेरी होगी एएम वेव, और आउटपुट सिग्नल पे मुझे क्या मिलना चाहिए, मैसेज सिग्नल, क्योंकि अल्टीमेटली हमें आंसर में मैसेज सिग्नल ही चाहिए, ठीक है। अगर हम देखें अल्टीमेटली डेस्टिनेशन में हमें क्या चाहिए, मैसेज सिग्नल। हमने मॉड्यूलेट किया था, मॉड्यूलेट करने के बाद वापस डीमॉड्यूलेट भी करना पड़ेगा, तो हम वही सब देख रहे हैं अभी कि उसके लिए सर्किट क्या होता है, ठीक है। जैसे कि आपको पता है एएम वेव कैसे दिखती थी, थोड़ा बहुत अगर यहाँ पर बना दिया जाए रफ में, एक रफ फॉर्म में, तो यहाँ से बीच में आपका कैरियर होता था, ठीक है, और ये इसके पीक में आपके एम्पलीट्यूड्स, जो भी इसके पीक एम्पलीट्यूड्स होते थे, इसी में मेरा मैसेज होता था। तो ये आपका एएम वेव है। तो इनपुट साइड में तो ये होगा, और आउटपुट साइड में आपको क्या चाहिए, मैसेज सिग्नल, ठीक है। आउटपुट साइड में आपको क्या चाहिए, मैसेज सिग्नल। इनपुट साइड में आपका एएम वेव है, इनपुट साइड में आपकी एएम वेव है, और आउटपुट साइड में आपको क्या चाहिए, मैसेज सिग्नल, ठीक है। तो ये होगा कैसे, इसका क्या तरीका है, वो करने वाला कौन है, डीमॉड्यूलेटर। तो यहाँ पे दो तरह के आपके डिटेक्शन होते हैं एएम वेव में, या दो तरह के डीमॉड्यूलेटर होते हैं। उसमें सबसे पहला जो है वो है स्क्वायर लॉ डीमॉड्यूलेटर, ठीक है। सबसे पहले स्क्वायर लॉ डीमॉड्यूलेटर, और दूसरा होता है इसमें एनवलप डिटेक्टर, ये आपका दूसरा होता है, ठीक है। और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है एनवलप डिटेक्टर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बहुत सस्ता भी है, ठीक है। तो इसे बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो एनवलप डिटेक्टर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। स्क्वायर लॉ डीमॉड्यूलेटर भी है, पर उससे ज़्यादा ये है, ठीक है। पर हम सबसे पहले जो देखेंगे वो देखेंगे स्क्वायर लॉ डीमॉड्यूलेटर, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक जो अभी होगा वो होगा स्क्वायर लॉ डीमॉड्यूलेटर। तो हम वहाँ से अपना शुरू करते हैं। उसका सर्किट डायग्राम क्या होता है, एंड में वो किस तरीके से वेव दे देगा, ठीक है। कौन सी वेव, मैसेज सिग्नल की वेव, ठीक है। और उसकी इनपुट साइड में क्या होगा, एएम सिग्नल उसके इनपुट पे आएगा, और आउटपुट पे सिर्फ आपको क्या मिलने वाला है, सिर्फ और सिर्फ मैसेज सिग्नल। तो हम देखते हैं उसका सर्किट डायग्राम कैसा है, उसकी वर्किंग किस तरीके से। हाँ, ये हमारा सर्किट है स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर का, ठीक है। देखिए सर्किट किस तरीके से, सब कुछ समझ लेते हैं, कौन सी बॉक्स क्या है, कहाँ पे क्या है, ठीक है। सबसे पहले तो इसका जो इनपुट साइड है, इस सर्किट का जो इनपुट साइड है वो VIT सिग्नल है, जो कि एएम सिग्नल ही होगा। तो जो मेरा इनपुट सिग्नल है, वोल्टेज जो होगी इनपुट सिग्नल की, वो ऑलमोस्ट जो उसकी वेव फॉर्म होगी किसकी तरह होगी, एएम वेव की तरह ही होगी, ऑलमोस्ट में वही होगी, ठीक है। तो आपकी इनपुट साइड में क्या आने वाली, एएम वेव फॉर्म। स्क्वायर लॉ डिवाइस जो पहले हमने मॉड्यूलेटर में, स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर में जिस तरीके से स्क्वायर लॉ डिवाइस का इस्तेमाल किया था, वैसे ही यहाँ पे भी कर रहे हैं, ठीक है। ये भी वही काम करेगा जो वहाँ पे कर रहा था। जैसा इसका बिहेवियर वहाँ पे था स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर में, वैसा ही इसका बिहेवियर यहाँ पे भी होगा, ठीक है। तो इसके इनपुट पे क्या आया, VIT मतलब कि एएम सिग्नल। इसके आउटपुट पे क्या जाएगा, इसके आउटपुट से जो निकलेगा वो निकलेगा V2T, और जो इसके आउटपुट से निकल रहा है वो आपको कहाँ मिलेगा, LPF में। LPF मेरा क्या होता है, लो पास फिल्टर,
ठीक है। तो लो पास फिल्टर के इनपुट पे क्या आ रहा है, V2T, और लो पास फिल्टर के आउटपुट पे क्या मिल रहा है आपको, आउटपुट वोल्टेज। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, आपका मैसेज सिग्नल, ठीक है। यहाँ पे मैसेज सिग्नल है, यहाँ पे AM सिग्नल है, ये इंटरमीडिएट सिग्नल है, बीच में कोई सिग्नल होगा जो कि लो पास फिल्टर से पहले है, लो पास फिल्टर का इनपुट है, और स्क्वायर लॉ डिवाइस का आउटपुट है, ठीक है। और लो पास फिल्टर हम लगा क्यों रहे हैं, लो पास फिल्टर इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि जो मैसेज सिग्नल होता है लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है। तो अगर वो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है तो मुझे कौन सा वाला फ़िल्टर लगाना पड़ेगा, एक लो पास फ़िल्टर लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने बैंड पास या हाई पास फ़िल्टर लगा दिया तो फिर यहाँ पे आउटपुट पे हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल आ जाएंगे, जबकि मुझे आउटपुट पे हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल नहीं चाहिए, मुझे लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल चाहिए जो कि मेरा मैसेज सिग्नल होता है, ठीक है। तो इसलिए लो पास फ़िल्टर लगाना ज़रूरी है। अब इसमें देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ V2T की, तो V2T आने के वाला है, वो आएगा A VIT प्लस B VIT का होल स्क्वायर, ठीक है। सेम वही इक्वेशन जो पहले भी थी, स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर में जैसी इक्वेशन थी सेम टू सेम V2T वैसे ही आएगा, क्योंकि ये स्क्वायर लॉ डिवाइस का आउटपुट है, ठीक है। अब यहाँ पे जो A और B है वो आपको पता है वो कॉन्स्टेंट्स हैं, A और B यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स होते हैं, जो कि कौन दे रहा है, वो ये डिवाइस ही दे रहा है, ठीक है, स्क्वायर लॉ डिवाइस। अब यहाँ पे VIT क्या होगा, VIT आपको पता है यहाँ पे मेरा AM सिग्नल ही VIT है, तो यहाँ पे जो हम VIT को लेंगे उसकी 3 फॉर्म है, पर हम यहाँ पे जो ले रहे हैं अभी वो ले रहे हैं AC, जो उसकी ये वाली फॉर्म है, वो वाली फॉर्म मैं आपको बता रहा हूँ जो फॉर्म हमें लेनी है यहाँ पे, म्यू 1 + म्यू कॉस ओमेगा MT ब्रैकेट क्लोज, बाहर है कॉस ओमेगा CT, ठीक है। ये हमारी AM सिग्नल की सेकेंड फॉर्म थी। तो ये जो फॉर्म आपको दिख रही है AC ब्रैकेट में 1 + म्यू कॉस ओमेगा MT कॉस ओमेगा CT, ये AM सिग्नल की सेकंड फॉर्म थी, यही मैं VIT को ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो VIT हम ले रहे हैं उसको हम पुट कहाँ करेंगे, इस इक्वेशन पे। तो इस इक्वेशन में जब पुट करेंगे तो वो इक्वेशन कुछ इस तरीके से दिखेगी, V2T = A ब्रैकेट में, अच्छा अगर मैं यहीं पे AC cos ओमेगा CT को यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दूँ और यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे A के साथ क्या बनने वाला है VIT में, वो बनेगा AC cos ओमेगा CT प्लस AC म्यू cos ओमेगा MT और साथ में है cos ओमेगा CT, ठीक है। तो आपका ये वाला जो पार्ट है, ये वाला उसकी जगह पे ये आ जाएगा पूरा का पूरा, प्लस जो B वाला पार्ट है, B के यहाँ पे क्या आने वाला है, VIT का स्क्वायर। मतलब कि मैं बात करूँ तो मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, अगर आप देखें तो 1 + म्यू कॉस ओमेगा MT का स्क्वायर, साथ ही साथ कॉस ओमेगा CT का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर ओमेगा CT हो गया, और साथ में एक और चीज़ आ जाएगी AC स्क्वायर, क्योंकि जब मैं इस पूरे का स्क्वायर करूँ, मैंने तीनों टर्म के अलग अलग स्क्वायर कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया और इसका स्क्वायर कर दिया, तो इसलिए मैंने लिखा 1 + म्यू कॉस ओमेगा MT का स्क्वायर, और यहाँ पे लिखा है कॉस ओमेगा CT का स्क्वायर। अब बचा AC स्क्वायर, तो AC स्क्वायर को बाहर ही लेके आ जाता हूँ B के साथ, तो प्लस B AC स्क्वायर, ठीक है। मैं AC स्क्वायर को बाहर ही लेके आ गया। तो इस तरीके से मैंने वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करके स्क्वायर फॉर्म में भी लिख दिया है, ठीक है। अब आपको आगे क्या करना है, इसमें अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे ये बड़े ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर, ठीक है, क्योंकि सब मल्टीप्लाई में आपस में। तो BAC स्क्वायर ब्रैकेट में क्या है मेरा, 1 + म्यू कॉस ओमेगा MT का स्क्वायर, नहीं वैसे मुझे ब्रैकेट आई थिंक लगाना पड़ेगा, ठीक है, लगा भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ब्रैकेट में लगा देता हूँ यहाँ पे, तो B तो बाहर ही था, बाकी इन सब का मैंने स्क्वायरिंग कर दिया है, तो AC स्क्वायर हो गया, ब्रैकेट नहीं भी लगाऊंगा तो भी चल जाएगा, कोई इशू नहीं है। AC स्क्वायर 1 + म्यू कॉस ओमेगा MT का स्क्वायर, और आपका आ जाएगा कॉस स्क्वायर ओमेगा CT। ये मैंने इक्वेशन बना लिया है। अब इसमें आगे आपको और सॉल्व करना है। सबसे पहले तो A को अंदर लेके मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों के साथ। उसके बाद यहाँ पे क्या करिए कि इसको और इसको तो अभी वैसे का वैसे ही रहने दीजिए, इसको 1A + B के होल स्क्वायर के फॉर्मूले की फॉर्म में इसे और सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। तो फिर देखिए क्या बनता है। तो आप भी बनाइए, आप भी देखिए इक्वेशन आगे क्या बनती है, मैं भी इक्वेशन आगे देख लेता हूँ क्या बनती है, ठीक है। हाँ, तो आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। तो मैंने बोला था आपको कि जो 1 + म्यू जो वाली टर्म थी उसको आप स्क्वायर कर दीजिए A + B के होल स्क्वायर की फॉर्म में, जो फॉर्मूला होता है उसकी टर्म्स में, ठीक है। तो आपकी जो पहली वाली इक्वेशन दिखेगी कुछ इस तरीके से दिखेगी। सबसे पहले जो स्मॉल A था मैंने अंदर वो मल्टीप्लाई कर दिया,
जो आपका ए वी आई टी वाली टर्म थी उसे मैंने ए अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। तो लास्ट इक्वेशन में अगर आप ए मल्टीप्लाई कर दोगे अंदर तो आपकी इक्वेशन कुछ इस तरीके से दिखेगी, ठीक है। उसके बाद जो बी वाली टर्म थी, जो बी वी आई टी का स्क्वायर था, उसमें बी तो बाहर ही था, फिर मैंने क्या ए सी स्क्वायर भी बाहर ही निकाल रखा था। ब्रैकेट में जो 1 प्लस म्यू कॉस ओमेगा एम टी का जो स्क्वायर हो रहा था मैंने उसको स्क्वायर कर दिया, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। और उसके बाहर क्या था, कॉस स्क्वायर ओमेगा सी टी, ठीक है। उसके बाद हम नीचे आते हैं, दोबारा से इक्वेशन में और सॉल्व करते हैं। तो जो पहले यहाँ पे था वो तो एज इट इज़ वैसे का वैसे ही है, ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादा भी मैं कुछ कर नहीं सकता। तो ए सी कॉस ओमेगा सी टी, ए सी म्यू कॉस ओमेगा एम टी कॉस ओमेगा सी टी, ये वैसे का वैसा। प्लस उसके बाद जो बी ए सी स्क्वायर, अभी नीचे 2 कैसा है, मैंने क्या करा, बाकी सब देखेंगे एज इट इज़ है, मैंने कॉस स्क्वायर ओमेगा सी टी, जो कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस 2 थीटा के फॉर्म में, वो मैंने इसे कन्वर्ट कर दिया। 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन में 2 होता है तो मैं 2 को इधर लेके आ गया, ठीक है, डिवाइड में 2 होता है तो मैं 2 को बाहर लेके आ गया हूँ, ठीक है। अब आपको क्या करना है इसमें, इसे और सिंप्लीफाई करना है। तो इसे और सिंप्लीफाई करके अगर जो बी ए सी स्क्वायर है बाई 2 है, इसे अगर हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, इसमें अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा, बाकी सबको एज इट इज़ रहने दीजिए, और बी ए सी स्क्वायर बाई 2 को इस वाले ब्रैकेट में, बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर जो भी है उन सबसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, और इसको एज इट इज़ रहने दीजिए अभी। तो इसको सॉल्व कर दीजिए आगे, और जल्दी से देखिए क्या आता है। हाँ जी, तो आपकी जो नेक्स्ट इक्वेशन बनी होगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी। ये वाली टर्म्स तो वैसे की वैसी हैं, प्लस मैंने क्या करा, बी ए सी स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया इनके साथ, तो ये बी ए सी स्क्वायर अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो यही बनेगा, प्लस ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो बी ए सी स्क्वायर अपॉन में 2, साथ में म्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा एम टी, प्लस जब मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या बचेगा, बी ए सी स्क्वायर म्यू कॉस ओमेगा एम टी, ब्रैकेट क्लोज, और ब्रैकेट के बाहर क्या है 1 प्लस कॉस 2 ओमेगा सी टी, जो पहले भी था, ठीक है। अब देखिए इसमें मैं अगर और सॉल्व करूँगा ना तो ये बहुत लेंदी होता जाएगा, ठीक है, पर हो जाएगा, ठीक है। अभी इसमें 2-3 स्टेप शायद और करने पड़ जाएंगे, तो वो करने से बेहतर क्या है कि हम यहीं से देख लेते हैं कि हमारा आउटपुट पे क्या आने वाला है और क्या नहीं आने वाला, और वो हम देख भी सकते हैं, ठीक है, बिना आगे सॉल्व किए ज़्यादा। तो देखते हैं, V2T तो यहाँ पे ये आया, ठीक है। अब LPF क्या करेगा, मैंने LPF जो लगाया लो पास फिल्टर कुछ इस तरीके से लगाया है कि वो 0 से लेके ओमेगा एम तक जितनी भी फ्रीक्वेंसीज होगी उनको पास करेगा, बाकी किसी को नहीं करेगा। मैंने इस तरह का लो पास फिल्टर लगाया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मेरा इस तरह का लो पास फिल्टर है तो उसके इनपुट पे अगर ये सिग्नल जाएगा तो इसमें से कुछ फ्रीक्वेंसी तो नहीं आने वाली आउटपुट पे, क्योंकि वो ब्लॉक हो जाएंगी, क्योंकि इसके बाद वाली जितनी भी फ्रीक्वेंसी होंगी वो सब ब्लॉक होंगी। तो यहाँ पे देख लेते कौन कौन ब्लॉक होने वाला है जो आउटपुट पे नहीं आने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे ए सी कॉस ओमेगा सी टी, इसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी है, और आपको पता है ओमेगा सी ओमेगा एम से बहुत बड़ा होता है। अगर मैं एग्जाम्पल ले लूँ एक, तो ओमेगा सी मान लेते हैं 1000 है, जैसे मैंने पहले भी लिया था, और ओमेगा एम मान लेते हैं 1 है, ठीक है। तो ओमेगा एम आपका ओमेगा एम है 1 और आपका ओमेगा सी है 1000। तो यहाँ पे 0 से लेके 1 तक जितनी भी फ्रीक्वेंसीज होंगी उन सबको ये पास करेगा, बाकी सबको ब्लॉक कर देगा। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 1000। तो मतलब ये तो मतलब आउटपुट पे नहीं आने वाला। उसके बाद अगली टर्म पे आते हैं। अब अगली टर्म को ध्यान से देखिए, नेक्स्ट टर्म में क्या है, कॉस ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला बनेगा। तो इसमें एक बार ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम होगा और एक बार ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम होगा। मतलब कि इस टर्म से 2 टर्म और बनेंगी, जो कि एक बार कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला बनाएगी और एक बार कॉस ए माइनस बी का। तो जब आप उसे सॉल्व करेंगे तो आपका जो ओवरऑल जो आने वाली 2 फ्रीक्वेंसीज आएंगी, एक तो ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम और एक ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम। तो अगर ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम करूँगा तो 1001, तो मतलब वो भी पास नहीं होने वाला। और ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम करूँगा तो 999, वो भी पास नहीं होने वाला। मतलब कि ये पूरी टर्म पास नहीं होने वाली, इससे जो भी दोनों बनेंगे वो पास नहीं होने वाले, ठीक है। तो इसे आगे सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं है। इसके बाद आगे आते हैं। अब आगे ध्यान देना, अभी ये जो अंदर आपको 3 टर्म्स दिख रही है, ये अंदर इसके साथ मल्टीप्लाई होंगी, ठीक है। तो एक बार ये तीनों टर्म 1 2 3 एक बार 1 के साथ मल्टीप्लाई होंगी और एक बार आपकी ये तीनों टर्म्स cos 2 ओमेगा सी टी के साथ मल्टीप्लाई होंगी, ठीक है। तो जो 1 के टर्म्स जो 1 के साथ मल्टीप्लाई होने वाली उसकी बात बाद में करते हैं। सबसे पहले इसकी बात करते हैं जो cos 2 ओमेगा सी टी के साथ मल्टीप्लाई होने वाला है। तो अगर ये वाली टर्म cos 2 ओमेगा सी टी के साथ मल्टीप्लाई होगी तो होगा क्या कि ये टर्म तो रहेगी, साथ में मल्टीप्लाई में क्या रहेगा, cos 2 ओमेगा सी टी। तो उस टर्म की फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, ट्वाइस ऑफ ओमेगा सी। तो इसका मतलब जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो वाली टर्म तो LPF के पार नहीं जाने वाली, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी है 2 ओमेगा सी, मतलब कि 2000। तो 2000 तो पास नहीं होने वाला।
मतलब कि ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो टर्म नहीं आने वाली। उसके बाद जब मान लेते मैं इसको करता हूँ, इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा cos 2 ओमेगा सी टी के साथ, तो यहाँ पे cos स्क्वायर ओमेगा एम टी है, तो इसको भी हम फर्दर सॉल्व करके 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन में 2 जो फॉर्मूला लगता है वो भी करेंगे। पर अगर मैंने वो कर भी दिया, ठीक है, तो जो भी बनेगा वो जब ये वाला cos जब इस cos के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो जब cos a इंटू cos b का फॉर्मूला होता है तो वो क्या बनता है, cos a प्लस बी cos a माइनस बी। तो होगा क्या कि जितनी भी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होगी एक बार वो 2 ओमेगा सी के साथ ऐड होगा और एक बार वो 2 ओमेगा सी से माइनस होगा। तो फिर भी अगर वो दोनों फ्रीक्वेंसीज अगर हम देखेंगे तो 2000 में से कुछ, अब ओमेगा मैंने कितना लिया 1 लिया है, तो 2000 में से अगर एक घटेगा या एक बढ़ेगा तो कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि वो फिर भी LPF में आने नहीं वाला, लो पास फिल्टर के दायरे में आने नहीं वाला, वो बाहर ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये खुद ही में कितना है 2000, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसे आगे फर्दर मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। हम यहीं से देख सकते हैं कि ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये खुद ही इतनी फ्रीक्वेंसी लेके बैठा हुआ है 2000 कि एक बार वो ऐड होगा एक बार माइनस होगा, तो फिर भी इस रेंज में तो नहीं आने वाला। ठीक है, तो ये टर्म जब उसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो वो भी पास नहीं होगी। उसके बाद आगे वाली टर्म पे आते हैं इस पर, तो ये भी जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो फिर cos a इंटू cos b का फॉर्मूला बनेगा, तो ये फिर पास नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये वाली टर्म भी पास नहीं होने वाली। तो जो अब हम देखेंगे यहाँ पे कि cos 2 ओमेगा सी डी के साथ तो कुछ नहीं होने वाला, पर 1 के साथ तो होगा। तो एक बार जब ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होंगे तो सबसे पहले अगर बात करते हैं बी ए सी स्क्वायर, अब मैं cos 2 ओमेगा सी डी को हटा ही देता हूँ यहाँ से, क्योंकि उसके साथ मल्टीप्लाई होके तो आंसर आने नहीं वाला आउटपुट पे। ठीक है, तो ये मैंने हटा दिया, ये मैंने cos 2 ओमेगा सी टी को हटा दिया क्योंकि उसके साथ मल्टीप्लाई होके आने नहीं वाला। तो जब ये टर्म 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो यही बनेगी। ठीक है, और यहाँ पे मैं अब कर रहा हूँ LPF का आउटपुट, मतलब कि VOT। तो VOT पे ध्यान दीजिएगा आप, तो VOT पे ये दोनों भी नहीं आने वाले थे, तो इसे हटा देता हूँ। ठीक है, ये नहीं आने वाले। मैंने क्या करा, वही जो आपकी V2T वाली इक्वेशन थी उसे मैंने VOT बना दिया है। ठीक है, तो वो उसमें आपको पता है कि ऊपर की 2 टर्म्स जो पहले थी वो अब नहीं आने वाली, मैंने इसलिए उसे हटा दिया। अब ये जो तीनों टर्म्स हैं इसमें से देख लेते हैं कि इसमें से कौन सा आने वाला कौन सा नहीं आने वाला। तो अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये प्योर DC टर्म है, पहली वाली जो आपका BAC स्क्वायर बाय 2 है, तो ये तो पास हो जाएगा क्योंकि LPF है, लो पास फिल्टर, तो ज़ीरो फ्रिक्वेंसी वाले को भी पास करेगा, तो ये पास हो जाएगा। उसके बाद इस पर ध्यान देते हैं, इसकी जो फ्रीक्वेंसी जो बनेगी जब मैं इसे cos स्क्वायर ओमेगा एम टी को सॉल्व करूँगा, और ठीक है, तो इसे जब 1 प्लस करके करूँगा तो एक तो DC टर्म आ जाएगी और एक आ जाएगा ट्वाइस ऑफ ओमेगा एम। तो जो ट्वाइस ऑफ ओमेगा एम आएगा वो फ्रीक्वेंसी कितनी लेगा फिर 2 ओमेगा एम। तो 2 ओमेगा एम कितना हो जाएगा 2, क्योंकि ओमेगा एम है 1, तो जो 2 हो जाएगा तो 2 रेंज से बाहर है, तो क्योंकि ये तो 0 से लेके 1 तक को ही पास करेगा, तो 2 बाहर आ जाएगा, तो ये भी पास नहीं होने वाला, ये पास नहीं होगा। अब इसे ध्यान दीजिए, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है ओमेगा एम, मतलब कि 1, मतलब कि ये पास होगा। ठीक है, तो ये पास होने वाला है, ये पास हो जाएगा, ये पास नहीं होगा। तो आपका जो आउटपुट पे मिलने वाला है VOT पे, इसे अगर हम यहाँ पे और पास में लिख लेते हैं, मेरा जो VOT बनेगा, VOT में क्या क्या आने वाला है, एक तो ये आने वाला है, ठीक है, और ये आपका नहीं आएगा और ये आएगा। अब ध्यान दीजिए कि मेरा मैसेज जिसमें पड़ा है वो ये तो है सिग्नल, ये मेरे सामने दिख रहा है, इसमें मेरा मैसेज पड़ा हुआ है, क्योंकि ये ओमेगा एम है। ट्वाइस ऑफ ओमेगा एम नहीं चाहिए हमें, ओमेगा एम चाहिए था, तो ओमेगा एम मिल गया, ये मेरा मैसेज सिग्नल पड़ा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि एक DC टर्म भी एक्स्ट्रा आ रही है, पर DC को आप रिमूव कर सकते हैं, जैसे कि हमने सर्किट्स पढ़े हैं क्लैम्पर, ठीक है, क्लिपर क्लैम्पर पढ़ते थे, तो उसमें क्या है कि अगर कुछ DC ऐड भी हो रही है तो उस DC जो सिग्नल है अगर वो DC में कुछ ऊपर नीचे चला गया तो उसे बिल्कुल ही ग्राउंड लेवल पे भी ला सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे ला सकते हैं क्लैम्पर की मदद से, तो हम इसको रिमूव कर सकते हैं, ये हट जाएगा। ठीक है, तो ऐसे मान लेते हैं कि हमने कोई सर्किट का अप्लाई करा और ये भी हटा लिया, तो मेनली आउटपुट पे अब क्या दिखने वाला है, ये दिखने वाला है। ठीक है, ये भी नहीं दिखेगा, पर इसके साथ एक ट्विस्ट है हल्का सा। ठीक है, ट्विस्ट ये है, आउटपुट पे सिर्फ ये दिखने वाला है। ठीक है, तो आप जो लिखेंगे वो लिखेंगे, आउटपुट पे आपको जो दिखने वाला है वो सिर्फ जो VOT दिखेगा वो सिंपल दिखेगा आपको, VOT इज इक्वल टू BAC स्क्वायर म्यू cos ओमेगा MT। इसमें सिर्फ आपको मैसेज दिख रहा है। ठीक है, तो आपको सिर्फ सिंपल नॉर्मली ये दिखने वाला आउटपुट पे। अब ध्यान दीजिए, इसके साथ ट्विस्ट क्या है, इसके साथ ट्विस्ट ये है कि इसकी अगर आप ध्यान से फ्रीक्वेंसी देखेंगे ना तो वो लो पास फिल्टर से ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि 0 से लेके 1 तक की रेंज है, और इसकी फ्रीक्वेंसी देखेंगे तो ट्वाइस ऑफ ओमेगा एम हो जाएगा, तो मतलब डबल हो जाएगा। तो ट्वाइस ऑफ ओमेगा एम तो थोड़ा आगे ही आएगा, अगर 1 यहाँ पे है तो 2 भी तो ज़्यादा दूर नहीं होगा,
1 यहाँ पे तो 2 भी आसपास ही होगा, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू 1999, 2000, इनसे तो बहुत पास होगा 1 के जो 2 होगा, ठीक है। तो होता क्या है कि आपके जो फ़िल्टर होते हैं वो प्रैक्टिकल होते हैं, ना कि आइडियल। आइडियल मतलब क्या होता है, बिल्कुल कट टू कट, कि यहाँ से लेके बिल्कुल यहीं तक का लेगा, बाकी को बाहर के वालों को नहीं लेगा वो, ठीक है। पर ऐसा नहीं होता है, कई बार क्या होता है वो आजू बाजू की फ्रीक्वेंसीज़ भी उठा लेते हैं। तो ये जो पार्ट है ना, इसके साथ दिक्कत ये है कि ये भी कई बार आपके आउटपुट में आ जाता है मेन मैसेज सिग्नल के अलावा। मेन मैसेज सिग्नल तो यहीं पे है, ठीक है, पर इसके अलावा ये भी आ जाता है, क्योंकि आपका फ़िल्टर इतना स्ट्रॉन्ग होता नहीं है कि बिल्कुल परफेक्टली 0 से लेके 1 तक का ही फ्रीक्वेंसीज़ रखेगा। वो कुछ कभी कभी वो क्या करता है, कुछ फ्रीक्वेंसीज़ उसके बाद वाली भी रख लेता है, ठीक है। तो उसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी ये बिल्कुल पास किया, तो इसके आने के चांसेस बढ़ जाते हैं आपके सिग्नल में। तो हमारा क्या होता है कि जो हमारा मेन सिग्नल था ना वो ख़राब हो जाता है। अगर ये भी इसमें ऐड हो जाएगा तो ओवरऑल सिग्नल सिर्फ मैसेज नहीं बचेगा, वो मैसेज का एक स्क्वायर सिग्नल भी है, ठीक है, एक स्क्वायर वाला फ्रीक्वेंसी वाला सिग्नल भी इसमें साथ में ऐड हो जाएगा। तो ये एक इशू हो जाता है इसमें, ठीक है। तो ये एक तरह से क्या करता है, अगर ये आ गया आउटपुट पे साथ में इसके, तो हमारे आउटपुट को डिस्टॉर्शन कर देता है, डिस्टॉर्टेड आउटपुट निकालता है, ठीक है, तो प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो हम चाहते हैं कि ये भी ना आए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फ़िल्टर बेहतर होना चाहिए, फ़िल्टर बहुत आइडियल के पास होना चाहिए। आइडियल तो नहीं हो सकता, पर काफ़ी आइडियल की कोशिश करनी चाहिए कि प्रैक्टिकली भी हो पर आइडियली भी बिल्कुल पास जा सके उसके, ठीक है। तो ये थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम होती है, बाकी सब सही है। आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, नॉर्मली यही मिलेगा। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पे ये मत सोचना कि यहाँ पे AM नहीं है, ठीक है। हम कुछ इस तरीके से B की वैल्यू सेट कर, देखिए म्यू तो आपको पता है AM/AC होता है, तो AC से एक AC कैंसिल हो जाएगा। तो हम B की वैल्यू कुछ इस तरीके से सेट कर सकते हैं कि cos ω के साथ में क्या आ जाए, AM आ जाए, उसका एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो इस तरीके से आप आउटपुट वोल्टेज को पा सकते हैं। बाकी DC वैल्यूज जो होती हैं उसे निकालने का तरीका, क्लैम्पर सर्किट लगा लीजिए, आप DC लेवल पर शिफ्ट कर सकते हैं अपने सिग्नल को, ठीक है, और इसमें कोई इशू नहीं रहेगा। तो ये था आपकी पूरी वर्किंग स्क्वायर लॉ डीमॉड्यूलेटर की, ठीक है। और मैंने आपको पूरा कैलकुलेशन इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो और कॉम्प्लेक्स हो जाता है, पर मैंने आपको बता दिया था कि वो मल्टीप्लाई करके कि cos 2ωct ने काम सिंपल कर दिया, क्योंकि ये जब अंदर वालों के साथ मल्टीप्लाई होता तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा ही निकाल के देगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, दैट्स इट, थैंक यू सो मच।